बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी शादी एक कम उम्र हसीन लड़की से हुई थी। मैं बहुत खुश था, लेकिन मैं शादी के 2 माह बाद कमाने दुबई चला गया। वो बहुत रोई, बोली मत जाओ। मुझे लगा जैसे वो खौफजदा है। मैंने खौफ की वजह पूछी तो वो घबरा गई। मेरा दुबई जाना मजबूरी था, मैं चला गया, पर वो मुझसे बात भी ना करती। 4 महीने बाद जब मैं गुस्से से पाकिस्तान वापस आया, उसका दिमाग दुरुस्त करूं तो मेरे घर पर ताला लगा हुआ था। मैं हैरान रह गया और पड़ोसियों से पूछा कि मेरी बीवी और घर वाले कहाँ गए हैं। अभी पूछ ही रहा था जब घर के अंदर से हल्की सी चीख सुनाई दी। मैंने फौरन ताला तोड़ा, अंदर गया तो मंजर देखकर आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं जूं ही जाने के लिए वापस पलटा तो मेरे दिल को अजीब सी बेचैनी लग गई, जैसे मैं यहाँ पर कुछ छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे यहाँ से नहीं जाना चाहिए था। मैंने घबरा कर इर्द गिर्द देखा। मोहल्ले वाले अपने घरों में वापस लौट चुके थे। जब उन्हें पता चला कि मैं दुबई से वापस आ गया हूँ तो सभी मुझसे मिलने आए थे, लेकिन फिर दरवाजे का बताते हुए बोले, तुम्हारे जाने के 2 माह बाद ही यहाँ पर ताला लग गया था। उसके बाद हमने कभी किसी को भी घर के अंदर आते जाते नहीं देखा। पता नहीं तुम्हारी बीवी वो कहाँ चली गई। ये बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, लेकिन ज़ब्त बांधे मैं खड़ा रहा। साथ ये बात भी दिमाग में चल रही थी कि पता नहीं मेरी बीवी के साथ पीछे क्या हुआ होगा। मैं अपने घर गया तो मेरी माँ ने भी ला इल्मी का इजहार किया और कहा, तुम्हारे जाने के बाद मैंने रिमशा को कहा था यहाँ मेरे पास आकर रुक जाओ, मगर उसने मना कर दिया। पहले तो मैं बहुत हैरान हुई, जोर भी दिया कि कैसे अकेली रहूँगी, मगर वो अपनी बात पर अटक चुकी थी। क्यों वहीं पर ही रहना था। मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं की उसके साथ। 1-2 हफ्तों के बाद जाकर देखा तो तुम्हारा घर बंद था। लोगों से पूछा तो उन्हें भी कुछ नहीं पता था। ये बातें जैसे जैसे मैं सुनता जा रहा था, इतना परेशान हो रहा था। चलो कुछ नहीं, मिल जाएगी, ना भी मिली तो वो खुद छोड़ कर गई होगी। तुम्हें तो उसके पीछे खुद को परेशान मत करो और पुरसुकून रहो। मम्मा मुझे तसल्ली दे रही थी, लेकिन समझ नहीं पा रहा था इन सब बातों को कहाँ डालूं या कहाँ पर जाकर रिमशा को ढूंढूं। मैं नींद की गोली खाकर सोने के लिए लेट गया। कुछ देर कोशिश करने के बाद नींद अभी गई। पता नहीं कितनी देर में मैं यूं ही सोता रहा। अचानक से मुझे अजीब तरह का ख्वाब आया। रिमशा मेरे ख्वाब में मौजूद थी और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। जमील, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। इन दरिंदों के हवाले करके चले गए, ये मुझे जानवर की तरह रखते हैं। जमील, तुम कहाँ हो? खुदा का नाम है, मुझे बचा लो। ये कहते वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं उसे तसल्ली देने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तो मेरा ख्वाब टूट गया। मैंने चिल्लाकर रिमशा को पुकारा, लेकिन वो मेरे ख्वाब में थी, हकीकत में नहीं थी। मैंने बौखलाकर इर्द गिर्द देखा तो खुद को अपने कमरे में बिस्तर पर मौजूद पाया। जल्दी से उठकर पानी का एक गिलास घटाघट पी लिया। उसके बाद अपना मोबाइल लेकर मैं घर से बाहर निकल आया। कोई समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाऊँ और कहाँ ना जाऊँ। बेचैनी में मैं फिर वापस अपने घर चला आया। वो ताला अब तक वैसे ही लगा हुआ था, बल्कि उस पर यकजा हल्का जंग भी दिखाई दे रहा था। मेरे पास उस ताले की चाबी थी। मैंने चाबी लगाकर ताला खोला तो सारा घर वीरान पड़ा था। मैं अंदर आया तो देखा सारे कमरे बंद थे। उन्हें खोलकर देखा तो गंद वैसे ही बिखरा हुआ था। रिमशा के कपड़े, मेकअप का सामान ड्रेसिंग टेबल पर यूं ही पड़ा था, जैसे वो अभी अभी मेकअप करके यहाँ से गई हो। उसके कपड़े भी बिखरे हुए थे। किचन में गया तो वहाँ भी सालन चूल्हे पर पड़ा था, मगर अब इसमें से बदबू के भपके उठ रहे थे। पानी का गिलास, चाय के जूठे बर्तन। जैसे जैसे मैं देखता जा रहा था मुझे अजीब सी कराहत महसूस हो रही थी। सारे का सारा घर ऐसे था जैसे कोई अभी 5 मिनट के लिए कहीं बाहर गया हो कि मैं अभी आकर समेटता हूँ, मगर फिर वो वापस ना पलटा हो। मैंने वहीं खड़े खड़े रिमशा की अम्मी को फ़ोन किया तो वो रोते हुए वो बोली, अच्छी, हमने अपनी बच्ची की शादी की है तुमसे। जब से वो इस घर से ब्याह कर गई है तुमने उसके सारे रिश्ते नाते ही ख़त्म कर दिए। मैंने जल्दी से कहा, आंटी मैं यही बताने वाला था आपको, मगर वो मेरी बात काट कर बोली, 2 माह पहले उसने पराए लोगों की तरह फ़ोन कर दिया और कहा वो दुबई जा रही है अपने शौहर के पास। पता नहीं अब राब्ता हो सके या नहीं। मैंने जल्दी से पूछा, बेटी क्यों नहीं होगा राब्ता? तो वो रोते हुए बोली, अम्मी जमील बहुत गुस्से वाले हैं। यह कहकर उसने फ़ोन काट दिया और आज तुम फ़ोन कर रहे हो।
مجھے، میں تو عذاب میں آ گئی ہوں، اپنی بیٹی تمہارے ساتھ بیاہ کے وہ رو رہی تھیں جبکہ میں ہکا بکا ان کی بات سن رہا تھا۔ میں نے رمشا کو دبئی نہیں بلایا تھا، مزید میں نے اسے کبھی منع بھی نہیں کیا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں سے کوئی رابطہ نہ رکھے۔ مجھے تو اس بات کی بالکل بھی پرواہ نہیں تھی، بلکہ شادی کے شروع کے دنوں میں اکثر میں ہی اس سے پوچھا کرتا تھا کہ آج تم نے اپنے میکے میں بات کی ہے یا نہیں۔ وہ نہیں کہتی تو میں اپنے سامنے بیٹھ کر اسے فون کرواتا، پھر اگر وہ اپنے میکے میں نہیں ہے تو کہاں جا سکتی ہے؟ یہ بات مجھے بہت ہی پریشان کر رہی تھی۔ میں نے فون کاٹ کر ایک دو اور جاننے والوں کو فون ملایا، مگر انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا کہ وہ نہیں جانتے میری بیوی کہاں پر ہے۔ میں وہیں چارپائی پر سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کافی دیر بعد اٹھا کہ وہاں سے ملتا بھی کیا۔ آخر مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا، گویا رمشا یہیں پر موجود ہو، مگر میں نے تو پورا گھر کھنگال مارا تھا اور وہ مجھے کہیں پر بھی نہیں ملی تھی، لیکن اس کی خوشبو اور ایک احساس مجھے وہاں سے جانے نہیں دے رہا تھا۔ کچھ دیر مزید وہاں پر رکنے کے بعد میں خاموشی سے نکل آیا۔ اب میرا رخ قریبی تھانوں کی جانب تھا۔ وہاں پر میں نے رمشا کی گمشدگی کی اطلاع دی تو انہوں نے رپورٹ لکھ لی، مگر مجھے کوئی بھی حوصلہ افزا جواب نہیں دیا تھا۔ ان کے بعد لڑکی کو گم ہوئے کافی دیر ہو چکی ہے۔ اب اسے اٹھانے والے جہاں پر وہ جانا چاہتی ہوگی وہاں پہنچ چکے ہوں گے۔ آپ کو جو رپورٹ گمشدگی کے 24 گھنٹوں کے اندر لکھوانی چاہیے تھی، مگر آپ نے لاپرواہی کی، تو اب ہم یقین نہیں دلا سکتے، لیکن پوری کوشش کریں گے کہ آپ کی بیوی کو ڈھونڈ دیں۔ میں وہاں سے بھی مایوس ہو کر باہر نکل آیا۔ باہر آیا تو ایک جگہ پر کافی رش تھا، لوگ وہاں کھڑے ہو کر باتیں کر رہے تھے۔ شاید کوئی بابا شہر میں نیا آیا تھا اور اپنی کرامات کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہو چکا تھا۔ میں نے سر جھٹکا اور وہاں سے جانے لگا تو ایک آدمی کی بات میرے کانوں میں پڑی، ارے جب سے میں نے بی بی صاحب کو لنگر چڑھایا ہے تب سے میری تو ساری مشکلات ہی حل ہو گئی ہیں، بس ابھی یہی دعا ہے کہ وہ اپنے منہ سے میرے لیے کوئی دعا کر دے تو مجھے یقین ہے میرے بڑے معاملات بھی حل ہو جائیں گے۔ میں نے اچنبے سے ان دونوں خواتین کو دیکھا جو نہ جانے کون سی دنیا کی تھیں۔ یہی دعا وہ گھر بیٹھ کرتی تو مجھے یقین تھا انہیں یہ بلا وجہ کے لنگر اور نیاز دینے کی نوبت ہی پیش نہ آتی۔ جاہل لوگ۔ میں سر جھٹک کر وہاں سے چلا آیا، ہر جانب سے مایوس ہو چکا تھا، رب سے بھی رو رو کر اپنی بیوی کے ملنے کی دعائیں کرتا۔ مجھے یقین تھا اس کے ساتھ ضرور کوئی حادثہ پیش آیا ہوگا، وہ مجھے یوں دھوکہ نہیں دے سکتی۔ میری شادی اماں نے اپنی پسند سے ہی کی تھی، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ شادی کے فوراً بعد ہی میری دبئی میں نوکری لگ گئی۔ جب اماں کو یہ بات پتہ چلی تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئیں، مگر رمشا رونے لگی۔ میں نے اسے خاموش کروایا تو وہ نرمی سے بولی، میں نہیں چاہتی آپ مجھے چھوڑ کر جائیں، آپ کے بغیر میں اکیلی رہ جاؤں گی، کیا کروں گی یہاں۔ میں نے اسے کافی دلاسے وغیرہ دیے۔ پھر میرے جانے کے دن قریب آ گئے تو میں اپنی پیکنگ میں بری طرح سے الجھ گیا۔ ان دنوں میں نے دھیان ہی نہیں دیا کہ رمشا کافی کھوئی لگ رہی ہے۔ وہ ایک دن سوچتے ہوئے بولی، جمیل کیا آپ میرا پتہ لیتے رہیں گے پیچھے؟ کیوں، کیا ہوا؟ میں نے حیرانی سے پوچھا تو وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بولی، جمیل مجھے کوئی ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے آپ چلے جائیں گے تو کچھ بہت برا ہو جائے گا۔ مطلب میں اس کی بات سمجھ نہیں پایا تھا، وہ کافی ڈری ہوئی تھی۔ کہنے لگی، مجھے بچپن سے ہی سچے خواب آتے ہیں، یہ بات اس نے ایک دو مرتبہ مجھے پہلے بھی بتائی تھی، میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا تھا اس کی بات پر، مگر اب جب وہ یہ بات کر رہی تھی تو میں نے حیرت سے پوچھا، کچھ دیکھا ہے تم نے خواب میں؟ وہ الجھ کر بولے، یہی تو مسئلہ ہے، خواب میں جو اشارہ ہوتا ہے اسے میں سمجھ نہیں پاتی ہوں، جب وہ واقعہ ہو جاتا ہے تبھی اس اشارے کی سمجھ مجھے آتی ہے۔ بس اب میں نے ایسا خواب دیکھا ہے جیسے آپ کو ایئرپورٹ پر چڑھا کر میں کسی کنویں میں گر رہی ہوں اور آپ بھی مجھے نہیں بچا سکتے۔ پھر منزل بدل کر ایک اور خواب آیا جیسے میں بے ہوش ہوں اور بہت سے لوگ ہیں میرے ارد گرد، میں سب کی بات سن رہی ہوں، ہر کوئی مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ وہ سوچتے ہوئے یہ سب کہہ رہی تھی۔ میں جو اپنا بیگ بند کر رہا تھا اچانک سے اس کے قریب آیا اور کہا، یہ کیسا خواب ہے، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ وہ نفی میں سر ہلا کر بولی، مجھے واقعی نہیں پتا یہ سب کیا ہو رہا ہے اور کیوں دکھائی دے رہا ہے، یہ مجھے کسی بات کا بھی علم نہیں، بس ایک احساس دل میں مضبوطی سے جکڑا ہوا ہے کہ آپ جائیں گے تو میں تباہ ہو جاؤں گی، مت جائیں مجھے چھوڑ کر۔ یہ کہہ کر وہ میرے گلے سے لگی، پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اس وقت تو رمشا کی باتوں پر بالکل بھی دھیان نہیں دیا تھا کیونکہ تب مجھے صرف باہر جانے کا شوق تھا۔ میرے ابا بھی دبئی میں ہی کام کرتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا تو
तो उन्हीं की जगह मैंने अप्लाई किया था। तो बाहर जाना मेरा बचपन का ख्वाब था। अब जब रिमशा ये सब कुछ कह रही थी तो उसे तसल्ली देने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई भी चारा नहीं था, क्योंकि उसकी खातिर मैं अपना ख्वाब नहीं छोड़ सकता था। बड़ी मुश्किल से तो मुझे मौका मिल रहा था बाहर जाने का, ऐसा कैसे छोड़ देता। तुम परेशान मत हो, वैसे ही तुम्हारा वहम होगा। मेरी बात पर वो इनकार करते हुए बोली, अगर कुछ हो गया तो फिर? मैंने नरमी से पूछा, क्या शादी के बाद तुम्हें कोई हकीकी ख्वाब आया है? 2 माह हो गए हैं हमारी शादी को, इस दौरान कुछ ऐसा वैसा दिखाई दिया है तुम्हें जो सच हुआ हो? इस पर वो नफ़ी में सर हिलाकर बोली, नहीं, कुछ भी नहीं दिखाई दिया, बल्कि ख्वाब आना ही बंद हो गए। इस बात पर मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, फिर क्यों परेशान हो रही हो तुम? रिमशा, हो सकता है तुम परेशान हो, तभी ये तुम्हारी ज़हनी इख्तरा और ऐसा गुमान रखोगी तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होगा। अब मुझे ये बताओ, कल मैंने जाना है तो शोहर को ऐसे परेशान करके भेजोगी तुम? मजबूत बनो, अब जब तक मैं नहीं आता तुम्हें सबके से खुद लड़ना है, समझ रही हो ना? उसने इस बात में सर हिला दिया। शादी के फ़ौरन बाद ही अम्मा ने हमें अलग कर दिया था। बड़े भाई का भी अलग घर था और मेरा भी, ये इसलिए कि मुस्तकबिल में कोई लड़ाई झगड़े ना हो, बल्कि सुलह सफाई से हम सब अलग अलग हो जाएं। कोई खुशी गमी का मौका हो तो इकट्ठे मिल बैठें। मेरे समझाने पर वो खामोश हो गई। अगले दिन सब घर वाले मिलकर मुझे एयरपोर्ट छोड़ने गए। मैं पूरा रास्ता रिमशा को देखता आया। वो अब भी बेचैन थी। रात को जो मैंने उससे पुरसुकून किया था उसके चेहरे पर वैसा कुछ भी नहीं था। वो बार बार मुझे देखती, कुछ कहना चाहती, फिर खामोश हो जाती, लेकिन मैंने बड़ी खूबसूरती से उसकी इस सारी बेचैनी को पसे पोछ तो डाल दिया, क्योंकि इस वक्त मैं सिर्फ बाहर जाने के ख्वाब देख रहा था, जहाँ जाने के बाद हमारी ज़िंदगी एकदम से बदल जाएगी। काश उस वक्त मैं रुक जाता, अपनी बीवी के ख्वाब को समझने की कोशिश करता, तो आज मेरे घर में मेरी बीवी मौजूद होती। या खुदा, क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? तकरीबन 1 हफ़्ता हो चुका था और यह पूरा हफ़्ता मैंने शदीद अजियत में गुजारा था। वहाँ पर भी तकरीबन 1 माह ही मेरी रिमशा से बात हो सकी थी। उसके बाद उसका मोबाइल और नंबर दोनों ही बंद जा रहे थे। वो व्हाट्सएप पर भी मुझसे रब्ता ख़त्म होने के बाद ऑनलाइन नहीं आई थी। अभी मेरे वापस जाने में कुछ वक्त तो था, लेकिन जब मैंने रिमशा की जानिब से इतनी गमगीर खामोशी देखी तो मैं ख़ुद को मज़ीद रोक ना पाया। और जो पहली टिकट मुझे मिली उससे मैं वापस आ गया। वापस आकर वही हुआ जिसका रिमशा को खदशा था। अब उसके ख्वाब की बिना पर मैं उसे कहाँ ढूंढता, कहाँ से वो कुआं लाता और कहाँ लोगों के हजूम को तलाश करता। जब हफ्ते बाद भी वो मुझे नहीं मिली तो अम्मा ने मुझे पुरसुकून करने की कोशिश की और कहा, चली गई होगी कहीं पर, तुम क्यों बिला वजह परेशान हो रहे हो? ये आजकल की लड़की है, ऐसे ही करती है, जब शौहर बाहर जाता है तो नाई दोस्तियां कर लेती हैं और भाग जाती हैं। अम्मा, आपने तो रिमशा से कोई बात नहीं की, क्या मतलब? कोई इशारा या कुछ भी कि वो बता सके उस पर क्या बीत रही है? इस बात पर अम्मा संजीदगी से बोली, अरे मियाँ, तुम अपनी बातें अपनी माँ से नहीं करते, वो तो फिर मेरी बहू है, वो क्यों अपनी ख़ास बातें मुझे बताने लगेगी? तुम भी अजीब बातें करते हो। मैं चुप कर गया। ठीक 2 दिनों बाद मुझे फिर से वही ख्वाब आया, मगर इस मरतबा ख्वाब में कुछ मुख्तलिफ था। एक बंद कमरा था जहाँ रिमशा बंधी हुई थी और उसकी आंखें बंद थीं, जैसे वो सो रही हो, मगर हकीकत में वो जाग रही थी। जैसे ही मैंने कमरे में रिमशा को देखा तो वो मुझे देखकर ऊंची ऊंची रोने लगी और बोली, तुम हो मुजरिम, मेरे तुमसे जुड़े रिश्ते मेरे मुजरिम हैं। मैंने मना किया था मगर तुम नहीं रुके, तुमने मुड़कर मेरी खबर भी नहीं ली और मैं यहाँ हर रोज़ मरती हूँ। मुझे यहाँ से बाहर निकालो जमील, तुम्हें खुदा का नाम है, मुझे इस जहन्नम से बाहर निकालो। वो देखो, वो सभी लोग मेरी जानिब आ रहे हैं। जमील, मुझे इनके सवालात से बचा लो, मुझे झंझोड़ते हैं, वो अजियत देते हैं। वो देखो, उसने हाथ से एक जानिब भी इशारा किया तो मैंने गर्दन मोड़कर देखा। वहाँ पर एक बहुत बड़ी दीवार गिरी खिड़की थी जहाँ पर लोगों का एक अनगिनत हजूम खड़ा रिमशा को पुकार रहा था। वो बार बार मुझे पुकार रही थी कि मुझे यहाँ से ले जाओ, वो लोग मुझे मार डालेंगे। जबकि मैं मारे हैरत के वहाँ खड़ा ये सारा मंजर अपनी आंखों से सामने देख रहा था। 7 लोगों का हजूम भी मुसलसल बढ़ता जा रहा था। बेलाखिर उन सब लोगों ने मिलकर दीवार में लगी बड़ी सी खिड़की एक झटके से तोड़ दी और इंसानों का एक बड़ा रेला रिमशा की जानिब भागा। वो चीखें मारने लगी, रोने लगी। इससे पहले उसे बचाने के लिए वहाँ जाता वो लोगों में कहीं गुम हो चुकी थी।
बस इस ख्वाब के बाद मेरी आंख खुल गई। मैंने इर्द गिर्द देखा तो आज भी अपने कमरे में ही था। ये कैसे ख्वाब आ रहे हैं? क्या मुझे कोई इशारा मिल रहा है जिससे मैं रिमशा को ढूंढ सकूं, या फिर ये ख्वाब मेरे दिमाग की इख्तरा है? मैं बाहर आया तो अम्मा सैन में बैठी तहज्जुद पढ़ रही थी। मैं इनके करीब आकर गोद में लेट गया और रोने लगा। वो मुझे जैसे जैसे दिलासे दे रही थी वैसे ही मेरे रोने की शिद्दत में इजाफा हो रहा था। अम्मा, मैं हूँ मुजरिम, रिमशा के खो जाने का। वो मुझे मना करती रही कि मत जाइए, मुझे छोड़कर आप जाएंगे तो मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, बहुत बुरा। मगर मैंने उसकी एक भी बात नहीं सुनी, क्योंकि उस वक्त मेरे सर पर सिर्फ बाहर जाने का भूत सवार था और मैं किसी भी हालत में ये सुनहरी मौका अपने हाथ से खोना नहीं चाहता था। लेकिन अब क्या करूं, मैं वहां जाकर अपनी बीवी को ही खो चुका हूं। अम्मा मुझे संभालने की बहुत कोशिश करती थी। वो अक्सर ही मेरा ध्यान रिमशा से हटाने में लगी रहती ताकि मैं बिला वजह सोच कर पागल ना हो जाऊं। एक दिन मैं अपने घर यूं ही बैठा हुआ था जब अम्मा की एक सहेली हमारे घर में आई। अरे जमील, तुम कब आए वापस? लो भला, मैं यहाँ ना आती तो तुम मुझे मिलते ही नहीं। मैं खामोश ही रहा। अब जब से रिमशा खोई थी तब से मैं लोगों की बातों का भी बहुत ही कम जवाब देता था। अगर ज़रूरी होता तो दे देता, वरना यूं ही बैठा रहता। तब तक अम्मा भी वहाँ आ चुकी थी। वो नरमी से बोली, अरे रक्षंदा लेकर जाती ना अपने बेटे को भी बीबी साहब के पास, देखो तो पता नहीं क्या परेशानी है, इतना सा निकल आया है। कैसी माँ हो तुम लेकर नहीं गई क्या? साथ ही उस औरत ने मुझे देखा और अफसोस है से अपने सर नफ़ी में हिलाने लगी। बताओ मियाँ, गए नहीं क्या तुम बीबी साहब के पास? अरे बड़ी अल्लाह वाली, बड़ी बहुत करामत वाली है, उनके पास जो अपना मसला लेकर जाता है बस बीबी साहब खौफ देखकर फ़ौरन उसे हाल बता देती हैं। मुझे उन बातों पर यकीन नहीं है। मैंने बगैर किसी लगी लिपटी के कहा, क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लगा। वो औरत जो मुझे निजी मामलात में बोलने की कोशिश कर रही थी, मेरे जवाब पर वो खुशियानी हंसते हुए बोली, अच्छा मत जाओ, चलो मुझे ही बता दो क्या परेशानी हो, क्या है? मैं दुआ कर दूंगी तुम्हारे लिए। आखिर दुआ तो कर ही सकते हैं ना। तुम्हारी माँ ने भी मेरे लिए बहुत दुआएं की थी और आज देखो मेरी औलाद सेहतमंद है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि बच्चा नहीं हो सकता, बड़ा कर्ज है तुम्हारी माँ का मुझ पर। बताओ क्या बात है? वो औरत अजीब चुपको तबीयत की मालिक थी, बिला वजह ही जानकारी लेने के लिए पागल हो रही थी। मेरी बीवी नहीं मिल रही और मेरा दिमाग बेहद ख़राब हो रहा है। बेहतर होगा आप अपने मशवरे अपने पास रखें। या अम्मी से मिलने आई हैं तो सिर्फ उनसे मिलें। इर्द गिर्द के मामलात में झांकने की कोशिश खुदारा मत करें। यह कहकर मैं वहाँ से जाने लगा जब औरत पीछे से बोली, अरे मियाँ, बड़े ही तीखे मिजाज के मालूम होते हो। तुम्हें बुरा तो लगेगा, मगर तुम्हारे मसले का हल सिर्फ और सिर्फ बीबी साहिब के पास से मिल सकता है। अरे वो तो ख़ास तौर पर गुमशुदा लोगों का सुराग लगा कर दे देती है। मुझे उस औरत की बातों पर बेहद उलझन हो रही थी और मेरा दिमाग बुरी तरह से फट रहा था। मैंने गाड़ी की चाबी ली और अपने घर आ गया। पहले सैन में कुछ देर बैठा रहा, फिर घर की सफाई करने लगा। 2-3 घंटों में मैंने ऊपर से सारा घर साफ कर दिया, मगर दिल बड़ा बोझल था। फिर मैं बैठक की सफाई के लिए आगे बढ़ा तो जो ही मैंने बैठक का ताला खोला, हैरान रह गया। मैं जब उस घर में आया था सिर्फ रिहायशी हिस्से को ही खोला था, बैठक को एक मरतबा भी खोल कर नहीं देखा था और यही मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मेरा दिल चाह अपना सर दीवार में दे मारूं। आखिर इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकता हूँ? मुझे पूरा घर खोल कर अच्छी तरह देखना चाहिए था, क्योंकि इस वक्त बैठक को देखकर साफ अंदाज़ा किया जा सकता था कि यहाँ पर ही मेरी बीवी को रखा गया था। दीवार के साथ जंजीरें बंधी हुई थीं और उनके आगे हथकड़ी के मानद गोल कड़े बने हुए थे, जिनकी तादाद 4 थी, यानी वो 2 हाथों के लिए और 2 ही पैरों के लिए मखसूस थे। इसके अलावा बैठक से इंतहाई बुरी तरह बदबू आ रही थी। वहीं पर खाने के बर्तन और पानी का कूलर बड़ा बेतरतीबी से फेंका हुआ था। बैठक का फर्नीचर खींचकर एक दीवार के साथ लगाया हुआ था और मैं जल्दी से बैठक की दूसरी दरवाजे की तरफ गया, जो गली में खुलता था, मगर इस गली में नहीं जहां पर घर का मेन गेट था, बल्कि उससे पिछली गली में, यानी कि जो कोई भी था। उसने मेरी बीवी को मेरे ही घर में रखा हुआ था और बड़ी चालाकी से सबको धोखा भी दे रहा था, ये जाहिर करके वो घर तो काफ़ी महीनों से बंद है ताकि उसकी किसी का ध्यान ना जाए और वो बड़े सुकून से रिमशा को वहाँ रख सके। इन सब के बावजूद मुझे ये बात नहीं समझ आ रही थी कि अगर उसने रिमशा को घर में ही रखना था तो फिर क्यों बंधा हुआ था और किस मकसद के लिए
لیے مجھے सब कर रहा था। हालात एकदम से ख़राब हो चुके थे। मैंने उसी वक्त पुलिस को फ़ोन किया और उन्हें पूरी सिचुएशन बताकर उनका इंतज़ार करने लगा। कुछ ही देर में पुलिस आ गई तो उन्होंने मेरी जगह को सील कर दिया। इन हथकड़ियों को उतार कर फोरेंसिक के लिए भेज दिया तो एक दिन में उनकी रिपोर्ट भी आ गई, जिसके मुताबिक वाकई हाँ रिमशा वहाँ मौजूद थी, जिससे कुछ दिन पहले ही वहाँ से शिफ्ट किया गया था। पुलिस एहलकारों ने मुझसे पूछा कि आपको किसी पर शक हो, तो मैंने नफ़ी में सर हिला दिया, क्योंकि वाकई मुझे किसी पर भी शक नहीं था। सर अच्छी तरह सोच कर बताएं, क्या पता कोई ऐसा हो जिससे आपकी बीवी खौफ खाती हो और उन्होंने आपको थोड़ा बहुत भी कोई इशारा दिया हो, या कोई ऐसा अनहोना वाक़या जिसमें आपकी तवज्जो खींची हो। अगर ऐसा कुछ भी है तो प्लीज़ हमें बताएं, ये केस को हल करने में हमारी बहुत मदद करेगा। बहुत सोचने के बावजूद मुझे कोई ऐसा वाक़या या शख्स याद नहीं है जिसके साथ रिमशा की कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा हो या कभी इसमें जिक्र किया हो कि माजी में कुछ नागवार हुआ था। हमने मेन गेट वाली गली में कुछ कैमरे लगे हुए थे, उनकी मदद से मुजरिम को तलाशना शुरू किया, लेकिन मुजरिम कभी भी मेन गेट के घर में दाखिल नहीं हुआ था, सिवाय एक दो मरतबा जमील की माँ से पिछली गली में जाकर देखा तो वहाँ बदकिस्मती से कोई भी कैमरा मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से मुजरिम की कोई भी हरकत उन्हें दिखाई नहीं दे सकी। उसके बाद उन्होंने मेरी माँ को हिरासत में लेने की बात की तो मैंने सख्ती से मना कर दिया। खबरदार अगर किसी ने मेरी माँ को तंग करने की कोशिश की, क्योंकि इनके अलावा और कोई भी ऐसा इशारा नहीं मिल रहा था जिससे शक किसी और पर जाता। जब पुलिस वालों ने कह दिया कि कम से कम एक मरतबा तो हम आपकी मां से तफ्तीश करेंगे, तो मैंने खामोशी से रिमशा का केस वापस ले लिया, जिस पर पुलिस वाले बहुत ज़्यादा सीख पा हुए। जब अम्मा को इस बात का पता चला तो वो बहुत ज़्यादा खफा हुई और बोली, बेटा तुमने ठीक नहीं किया, वो लोग तो अपना ही काम कर रहे थे, कर लेने देते उन्हें तफ्तीश, कम से कम यूँ केस तो ना बंद कराते। हो सकता था कुछ देर बाद मुजरिम का कोई ना कोई सुराख लगे जाता। अम्मा मुझे डांट रही थी, लेकिन मैं अपनी माँ पर कोई इल्ज़ाम नहीं आने दे सकता था। अल्लाह बेहतर करेगा, माँ परेशान ना हो। अगर अल्लाह पाक ने हमें रिमशा को कोई ना कोई सुराख देना हुआ तो हमें कुछ भी नहीं करना होगा। देखिएगा वो खुद ब खुद हमारे सामने आ जाएगा, और अगर ऐसा ना हुआ तो हम लाख कोशिश करने के बावजूद भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। मगर इस सब में मैं आपको तकलीफ़ नहीं दे सकता और ना ही देना चाहता हूँ। यह इस बात सुनकर अम्मा रोने लगी और मुझे बहुत सारी दुआएं देने लगी। मैं कमरे में आ गया और वज़ू करके हाजत के नवाफिल पढ़ने लगा। बार बार अल्लाह से यही दुआ कर रहा था कि मेरी बीवी अपनी अमान में रखना। मैंने उसे अकेला छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है, अब मैं अपनी गलती पर पछता रहा हूँ। तकरीबन 15 मिनट में यूँ ही दुआ करता रहा। उसके बाद जाकर मुझे मेरे अंदर एक सुकून सा फैलने लगा। मैं दुआ करके उठा तो मुझे अपनी कंपनी के जाने मैसेज आया हुआ था। उन्हें कोई अर्जेंट काम करना था तो उन्होंने मेरी छुट्टी कैंसिल कर दी थी और मुझे जल्द से जल्द वापस बुलाया था। मगर मैंने उसी लम्हे बगैर सोचे समझे उन्हें जवाब में अपना इस्तीफ़ा भी भेज दिया। तभी अम्मा कोई चीज़ लेने कमरे में आई तो मैंने उन्हें अपनी नौकरी छोड़ने के लिए मुतल्लिक बताया, जिस पर वो खफा होते हुए बोले कि तुमने इतनी जल्दी फैसला क्यों किया। मैंने नरमी से कहा, अम्मा एक मरतबा मैं अपनी बीवी को तना छोड़ चुका हूँ, अब दोबारा मैं यूँ नहीं करूँगा। यही पर छोटी मोटी जो भी नौकरी मिली कर लूँगा, मगर रिमशा को ढूंढ कर रहूँगा। क़यामत वाले दिन अगर अल्लाह ने मुझसे पूछ लिया कि मैंने उसके बाप के बाद तुम्हारी बीवी का वली बनाया था तो मैं उन्हें क्या जवाब दूँगा। अम्मा मुझे बहुत खौफ आता है, बस आप दुआ करें कि रिमशा जल्द से जल्द मिल जाए और वो ठीक हो, खैरियत तो आफियत से हो। अम्मा हाथ उठाकर दुआ मांगने लगी। तकरीबन 3-4 दिन तक मैं रोज़ अपने घर में आ जाता और बैठक को अच्छे से देखता। वहाँ पर नशा और दवाइयों की डिब्बियाँ और पत्ते भी मौजूद थे, जिनसे वाज़ेह हो रहा था कि यहाँ रिमशा को हर वक्त दवाइयों के ज़ेर असर रखा जाता है, शायद इसलिए कि वो कोई शोर शराबा ना कर सके। मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि किसी तरह मुझे वहाँ पर कोई सुराग मिल जाए या कोई निशानी या कुछ भी ऐसा जिससे मैं मुजरम नहीं तो रिमशा तक ही पहुँच जाऊँ, मगर वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं बहुत थक चुका था, सो वहीं बैठकर ऊँची ऊँची आवाज़ में रोने लगा। पता नहीं कब यूँ ही रोते हुए मेरी आँख लग गई और मैं सो गया। सोने पर एक मरतबा फिर से रिमशा मेरे ख्वाब में आई। वो बहुत थकी हुई और निढाल लग रही थी। मुझे देखकर नरमी से बोली, तुम्हें मुजरिम क्यों नहीं दिखाई दे रहा? तुम्हारे इर्द गिर्द ही है वो जमील, मुझे बचा लो। जितनी जल्दी मुझे तलाश कर सकते हो कर लो, वरना ये लोग मुझे मार देंगे, जो मेरे लिए मेरी जान ले लेंगे। मुझे निकाल दो इस जहन्नम से। तुम किसी से दुआ करवाओ मेरे लिए। उसके बाद वो चली गई तो मेरी आँख खुद ब खुद खुल गई। मैं यूँ ही फर्श पर लेटा लेटा सो गया था। अब उठा तो छत को देखने लगा। रिमशा चाहती थी मैं उसे ढूंढ लूँ, यानी उसे जिसने भी छुपाया हुआ है वो जान चुका है। मैं उसे ढूंढ रहा हूँ और अगर जल्द से जल्द
جلد मैं अपनी बीवी को ना ढूंढ सका तो वो ज़रूर उसे मार देंगे। तभी वो इतनी परेशान दिखाई दे रही थी। या अल्लाह मैं क्या करूं, मुझे कोई राह दिखा, मुझे कुछ अक्ल दे, मुझे रहनुमाई दे, मैं अपनी बीवी को तलाश कर सकूं। यूं ही दुआ करते करते मैंने सारे कमरों के ताले लगा दिए और बाहर निकल आया। अभी मैं मोहल्ले से निकला नहीं था जब मुझे रिमशा की दोस्त दिखाई दी। मुझे देखकर वो जल्दी से रिमशा के मुतालिक पूछने लगी। तो मैंने पूछा क्या तुम नहीं मिली रिमशा से? वो शर्माते हुए बोली भाई आपकी शादी के बाद ही तो मेरी भी शादी हो गई थी, बस फिर मैं सऊदीया चली गई, अभी मिलने के लिए आई हुई हूँ। आना था मैंने आपके घर भी, लेकिन कुछ काम थे करने वाले, सो उन्हीं कामों में उलझी रही। लगाऊंगी चक्कर आपकी तरफ भी। मैंने गमगीन लहजे में कहा नहीं मारिया, कोई ज़रूरत नहीं है हमारे घर चक्कर लगाने की। वो हैरानी से मुझे देखती ही बोली क्या हुआ भाई, खैरियत तो है ना? परेशान दिखाई दे रहे हैं। रिमशा तो ठीक है ना, और आंटी उनकी तबीयत भी ठीक है ना? क्या मैंने नफ़ी में सारी लाया और ख़ुद पर जब्त करते हुए कहा मारिया रिमशा खो गई है, वो नहीं मिल रही। अरे ऐसे कैसे खो गई, कोई छोटी बच्ची तो नहीं है? वो आप खामखा ही परेशान हो रहे हैं, यहाँ पे मोहल्ले में ही किसी के घर गई होगी, अभी आ जाएगी। मेरी आंखों में बेख्तियार उसकी बात सुनकर आंसू उमड़ आए, जो जिन्हें भी बेदर्दी से रगड़ते हुए कहा नहीं वो खुद गुम नहीं हुई, उसे तकरीबन 2 माह हो चुके हैं। मैं साथ ही मैं खड़े खड़े मुख्तसर मगर जामे बात मारिया को बता दी तो हमारे गम के कुछ बोल ही ना सकी। मारिया तुम तो रिमशा की दोस्त थी, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो? वो जल्दी से बोली जी भाई आप बताएं, मैं आपकी हर तरह की मदद करने के लिए तैयार हूँ। मुझे यकीन ही नहीं आता कि वो छोटी सी हादसी हंसमुख रिमशा यूँ अचानक खो भी सकती है। मारिया क्या कभी रिमशा ने शादी से पहले या शादी के बाद कुछ बताया है? मतलब कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो या उसे कोई तंग कर रहा हो या कुछ भी, कोई भी छोटी सी बात अगर उसने इस मुतालिक तुम्हें बताई है तो खुदा मुझे बताओ। वो सोचते हुए बोली भाई बताया तो है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊंगी तो आपको ये बात अच्छी नहीं लगेगी। मुझे नहीं लगता कि यह बात मुझे आपसे करनी चाहिए। मैंने जल्दी से पूछा तुम परेशान ना हो, जो भी बात है मुझे खुलकर बताओ, मैं हर तरह की बात सुनने के लिए तैयार हूँ। बस खुदा का नाम है मुझे कोई इशारा दे दो जिससे मैं अपनी बीवी तक पहुँच जाऊँ। पता नहीं कितनी अजियत में होगी वो। भाई मुझे माफ़ कर दें, लेकिन रिमशा ने 1-2 मरतबा बताया था कि आंटी का रवैया उसके साथ ठीक नहीं है। मैं उसकी बात को काट कर बोला अम्मी का रवैया क्यों ठीक नहीं होगा? अम्मी ने तो शुरू से ही हमें अलग कर दिया था, फिर जब वो अपने अलग घर में थी फिर अम्मी से क्यों कर तंग करेंगी? वो नरमी से बोली तभी मैं आपको नहीं बताना चाह रही थी क्योंकि आपकी माँ है ना वो और आप अपनी अम्मी के मुतालिक कोई भी इंसान गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर चाहे वो आप हो या मैं। बाकी आपने कोई ऐसे वैसे बात पूछे तो मुझे सिर्फ यही बात याद आई, इसके अलावा मुझे नहीं याद कि रिमशा का कोई झगड़ा या हुआ हो या कोई दोस्त वगैरह हो। यह कहकर वो चुप हो गई तो मैं जल्दी से बोला नहीं मुझे बताओ अम्मी की क्या बात कर रही थी? वो पता नहीं मुझे अब ठीक तरह याद नहीं है, लेकिन वो बताती थी कि आंटी उसे कुरेदती थी। आंटी ने उसे यह भी बताया था कि तुम्हें सच्चे ख्वाब आते हैं, तभी मैं तुम्हें अपनी बहू बनाकर लाई हूँ ताकि तुम हमारे लिए आसानी पैदा कर सको। आंटी उसे मजबूर करती थी कभी को अपना कोई मसला बताकर या फिर किसी सहेली या रिश्तेदार के मसाइल बताकर कि मुझे इनका हल बताओ। ख्वाब में देखकर रिमशा उन्हें साफ मना करती थी कि मेरे इख्तियार में कोई भी हल देखना नहीं है, मैं नहीं देख सकती। तो उसे बातें सुनाती थी कि तुम बिला वजह जानबूझकर मुझे इनकार कर रही हो, हालांकि तुम्हें सब कुछ दिखाई देता है तो मुस्तकबिल आराम से देख लेती हो, जबकि ऐसा नहीं था। भाई मैं बचपन से रिमशा को जानती हूँ, उसे सच्चे ख्वाब कभी कभार ही आते थे। बस 1-2 मरतबा उसने आंटी के मुतालिक ये बातें बताई थी मुझे कि वो उसे मजबूर करती हैं। यह बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया क्योंकि आज तक अम्मा या रिमशा ने कभी इन बातों का जिक्र मुझसे नहीं किया था। मारिया क्या जो कुछ तुम बता रही हो ये सच है? वो नरमी से बोली भाई मैं अपनी कसम खाकर कहती हूँ, बल्कि शायद मेरी कसम पर भी आप यकीन ना आए तो मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ कि जो कुछ मैं बता रही हूँ सच है। और ये भी बताती चलूँ कि रिमशा आपसे ये बातें छुपाती थी, वो नहीं चाहती थी कि ये बातें आपको बताए और आंटी में कोई भी बदमज़गी पैदा हो। उसके बाद एक तो मज़ीद बातें करके वो वहाँ से चला आया। अब मेरा रुख घर की तरफ था। मैं अम्मा से इन बातों की तस्दीक करना चाहता था मगर जब मारिया ने कसम खा ली थी, लेकिन फिर भी जब तक मैं अपनी माँ से इन बातों की तहकीक ना कर लेता अब तब तक मुझे आराम नहीं मिलना था। और रिमशा की ख्वाबों वाली बात तो मुझे शादी के बाद पता चली थी और वो भी रिमशा ने बताई थी, जबकि अम्मा ने ऐसी वैसी किसी बात का जिक्र मुझसे नहीं किया था। मुझे याद था मेरी बहन ने यूँ ही एक बार बातों में मुझे बताया कि अभी दोनों की
शादी नहीं हुई थी और इसका कोई जेवर कहीं पर गुम हो गया था। अगले दिन वो यूं ही रिमशा से फ़ोन पर बात कर रही थी तो रिमशा ने उसे बता दिया कि तुम्हारा जेवर फलां जगह पर पड़ा हुआ है। यह बात करते हुए मेरी बहन बहुत हंसी थी और कहा था कि तुम्हारी तो ऐश है जो मेरी तुम्हारे घर में कभी कुछ गुम नहीं हुआ करेगा, क्योंकि तुम्हारी बीवी को हर बात का पता होता है। मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब खड़ी से खड़ी मिलती जा रही थी। मैं पैदल ही घर की तरफ चल पड़ा था, तभी मुझे एक मरतबा फिर से वही रश दिखाई दिया जहां लोग बड़ी हकीकत से खड़े हुए थे। उसी वक्त मुझे रिमशा का ख्वाब याद आया जिसमें वो कह रही थी कि किसी से दुआ करवा लो। मुझे इन सब बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन रिमशा पर था। वो चाह रही थी कि मैं उसे ढूंढ लूँ। सो बगैर सोचे समझे भी मैं लाइन में लग गया। मुझे यकीन तो नहीं था कि यहाँ से मुझे कुछ मिलेगा, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैं वहाँ से जा ही नहीं पाया। वो और ख़ुद ब खुद मेरे पैर वहाँ रुक गए। काफ़ी देर बाद मेरा नंबर आया तो कमरे के बाहर बैठे आदमी ने मुझसे 1000 रुपया लिया। मैंने खामोशी से पैसे निकाल कर दे दिए। जब अंदर गया तो वहाँ अजीब ही ड्रामा रचा हुआ था। एक आदमी कुर्सी पर बैठा था, देखने में वो कोई ढोंगी बाबा ही लग रहा था। उसके करीब नीचे ज़मीन पर छोटा सा कपड़ा बचा था जिस पर एक लड़की आंखें बंद किए दीवार के साथ देख कर टेक लगा कर बैठी हुई थी। उस लड़की की हालत बहुत अबतर हो रही थी। बालों की लटें मुंह के ऊपर फैली हुई थी और कपड़े भी बहुत मैले कुचैले हो रहे थे। हाँ भाई, क्या मसला है तुम्हारा? अब बाबा ने ऊंची आवाज़ में पूछा तो पहले मेरा दिल किया यहाँ से खामोशी से निकल जाऊँ, लेकिन फिर मैंने बताया कि मेरी बीवी का लापता है, उसकी खोज लगवानी है। दुआ जो भी आपको मुनासिब लगे, बस मुझे मेरी बीवी चाहिए। उस आदमी ने औरत की जानिब इशारा कर दिया और कहा, बीबी साहिब को कोई न्याज दो और इन्हें अपना मसला बताओ, वो ख्वाब देकर बता देंगी तुम्हारी बीवी कहाँ पर है। मैंने मुंह बिगाड़ कर उस ढोंगी औरत को देखा जो आंखें बंद किए बैठी थी। रोज़ से नशा और दवाइयों की बड़ी तेज़ महक आ रही थी जिसे अंदाज़ा करना मुश्किल नहीं था कि इस वक्त वो शदीद नशे की हालत में थी। मैं वापस जाने के लिए बोलने लगा, अभी रुक गया। मुझसे अगला कदम और दूसरी सांस दोनों ही नहीं ली गई। दोबारा से उस औरत के करीब हुआ और गौर से देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि मेरी बीवी रिमशा ही थी। इसकी हालत इंतहाई अबतर हो रही थी और इतनी मैली हो रही थी कि पहचानना मुश्किल था। मैं उसे ज़ोर ज़ोर से झंझोड़ने लगा। वो सब लोग मेरी जाने मुतवज्जा हो गए। जेली बाबा ने मुझे पीछे करना चाहा तो मैं उसे बुरी तरह से पीटने लगा। वहाँ पर अच्छा खासा तमाशा लग चुका था। हजूम में से किसी ने पुलिस को बुला लिया। वो आई तो उन्हें मैंने बताया कि यही मेरी बीवी है। वो पुलिस एहलकार वहीं थे जो रिमशा की केस को फॉलो कर रहे थे। उस जली बाबा ने बहुत ज़्यादा तंग किया जिसकी बिना पर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। मैं रिमशा से बात करने की कोशिश कर रहा था मगर वो अपने होश आवाज़ में नहीं थी। पहले तो वो बाबा अपना मुंह ही नहीं खोल रहा था कि जैसे यह सब कुछ वो किसके कहने पर कर रहा था, लेकिन जब पुलिस के हाथ लगे तो उसने जो नाम लिया वो मेरे लिए नाकाबिल यकीन था। उसने मेरी माँ का नाम लिया था और कहा था कि वही औरत इस लड़की की बदौलत धंधा कर रही है। वो उसे शाम को यहाँ से ले जाती है और पता नहीं किस जगह पर रखती है, सुबह को फिर से ले आती है। ये लड़की सच्चे ख्वाब देखती है तो हम इस दिन का लाखों रुपए कमा लेते हैं। और ढोंगी बाबा बोलता जा रहा था और मैं ज़मीन पर खड़ा नहीं हो पा रहा था, ये सोच करके आखिर मेरी माँ ने ये सब क्यों किया, उन्हें क्यों ज़रूरत पेश आ गई पैसे की। और रिमशा इससे मेरी शादी भी उन्होंने उसी वजह से करवाई थी ताकि वो इसे अपना घटिया कारोबार के लिए इस्तेमाल कर सकें। मेरे जाती अम्मा ने रिमशा को नशा और दवाइयाँ देना शुरू कर दी थीं। फिर उस घर को ताला लगाकर वहीं बैठक में उसे कैद करके रखा और अब तरह तरह के लोगों से उसे न्याज दिलाती थी। मैं हक्का बक्का वहाँ खड़ा था जब पुलिस एहलकार मेरे पास आया और बोला, हाँ भाई अब बताएं, क्या आप भी आपकी माँ पर कोई तफ्तीश ना बिठाएं, क्या आप भी उन्हें छोड़ दें? जब यह बात साबित हो चुकी है कि इस सब के पीछे आपकी माँ का ही हाथ है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अम्मा को पुलिस ले आई तो उन्होंने इकरार जुर्म कर लिया। रिमशा को बहुत ज़्यादा हैवी सोच दी गई थी जिसकी वजह से उसका इलाज होने लगा और कुछ अरसे में वो ठीक भी हो गई। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल शौकत वाइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।